हेलो फ्रेंड्स, मैं सी शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे पीजीबीपी और पीजीबीपी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टैक्स ऑडिट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस से आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन मैं कर पा रहा हूं आपकी नॉलेज में, मेरे वीडियोस आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियोस देखते के साथ ही लाइक करो। ठीक है, व्यूज़ तो अच्छे आते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, व्यूज़ तो बहुत आते हैं, बट आप लोग ना लाइक मारने में कंजूसी कर रहे हो। जैसे ही वीडियो देखो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करो। ये 3 काम कभी नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। हम लोग टैक्स ऑडिट कवर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसके मतलब कौन कौन वो एसएससी हैं, कौन कौन वो पर्सन हैं जिनको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो हम टैक्स ऑडिट के जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। उसमें से है पहला, ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया था लास्ट लेक्चर में कि हमें कब कब टैक्स ऑडिट करवाना है, उसकी ड्यू डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, ड्यू डेट जो होती है टैक्स ऑडिट की वो हमेशा होती है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। सिंपल, अगर मेरा प्रीवियस ईयर अभी कौन सा है जो ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2021, अगर मैं उसकी ड्यू डेट की बात करूं तो वो क्या थी, 30 सितंबर 2021। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको जो है इंक्रीज कर दे। हो सकता है जैसे अभी कोविड-19 था, तो कोविड-19 में भाई पेंडेमिक था, तो गवर्नमेंट ने इस जो ड्यू डेट है इसको बढ़ा के कर दिया है 15 जनवरी 2022। बट नॉर्मली ड्यू डेट क्या होती है, 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो भी ईयर ख़त्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में, वहाँ से हमें देखना है कि जो जैसे ही 30 सितंबर आएगी तो उससे पहले पहले हमें अपनी टैक्स ऑडिट करवा लेनी है। सिंपल, ठीक है, तो ये है ड्यू डेट। अच्छा, जो ऑडिट रिपोर्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करता है उसमें 2 तरह के फॉर्म होते हैं। फॉर्म 3CA 3CB होता है जो ऑडिट का फॉर्म होता है, और जो डिटेल रिपोर्ट होती है जिसमें सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं ऑडिट के। कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, कोई ऐसे खर्चे जिनके बारे में आपको कोई वाउचर नहीं मिला, अगर ऑडिट करते समय आपने कोई डेफिशिएंसी, कोई कमियां अगर आपको मिली है तो वो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर का टर्नओवर, ये सारे पर्टिकुलर्स ये किस में कवर्ड होते हैं, फॉर्म 3CD में। तो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA 3CB होता है और फॉर्म 3CD होता है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कौन बनाता है, कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CA होते हैं वही कर सकते हैं ऑडिट। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था, ठीक है सर, लेकिन मैंने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया, तो क्या मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? यस, इसकी एक पेनाल्टी है। अगर कोई टैक्स ऑडिट टाइमली कंप्लीट नहीं करता है, ड्यू डेट के बाद करता है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। वो पेनाल्टी क्या है, जितना भी आपका टर्नओवर है, जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट है, उसका 0.5% निकालिए, उसको एक तरफ रखिए और 1.5 लाख को दूसरी तरफ रखिए। जिधर का पलड़ा भारी हो गया, मतलब विच एवर इज मैक्सिमम, तो जो ज़्यादा होगा वो लग जाएगी आपको पेनाल्टी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर विच एवर इज मैक्सिमम लिखा हुआ है, यानी अगर किसी भी सिचुएशन में आपका जो भी पेनाल्टी है, मतलब 0.5% ऑफ टर्नओवर, अगर ये 1.5 लाख से कम हुआ तो मिनिमम टू मिनिमम 1.5 लाख तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी ही लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1.5 लाख से ज़्यादा भी लग सकती है, डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 1,50,000 पेनाल्टी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो टैक्स ऑडिट ना करने की बहुत हैवी फीस है। तो अगर आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है तो ज़रूर करवाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
हम अभी हमने पढ़ा कि जो टैक्स ऑडिट कर सकता है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे जितना टैक्स ऑडिट कर पाए, एक लिमिट है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली 60, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साल में 60 टैक्स ऑडिट ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लिमिट को भी हम याद रखेंगे। अब हम ये देखते हैं, हमने क्या देखा था, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था 44 एडी हमने देखा, एडीए देखा, और ITR 4 हमने फाइल करना भी देखा था अपनी लाइव वेबिनार में। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें हमने ITR 4 फाइल करना देखा था, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो वो ITR 4 था उनके लिए। हम बात करते हैं जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, उन्हें कौन सा ITR फाइल करना होता है। तो सर, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट फाइल कर मतलब जिनको टैक्स ऑडिट करवाना होता है, उनको फाइल करना होता है ITR 3। और ITR 3 क्या रिटर्न होता है? ये एक डिटेल रिटर्न होता है। इसमें डिटेल में सारी चीज़ें जाती हैं, सेल, परचेज, सारे खर्चे, फिक्स्ड एसेट की डिटेल, डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस शीट की सारी डिटेल जाती है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, TDS कोई अगर आपका कटा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें जाती हैं ITR 3 में। ये एक पूरा डिटेल रिटर्न होता है। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप ITR 4 नहीं फाइल करेंगे, फिर आप फाइल करेंगे ITR 3। लेकिन अगर कोई कंपनी है और कंपनी के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो वो फिर ITR 3 नहीं फाइल करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए अलग से एक ITR प्री डिफाइन है। तो चाहे नॉर्मल कंपनी हो, टैक्स ऑडिट वाली कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो उसके लिए क्योंकि एक अलग से ITR है तो वो ITR 3 नहीं फाइल करेगी। कंपनीज हमेशा एवरी केस में ITR 6 ही फाइल करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे हमने ITR 1 सीखा है, ITR 4 सीखा है, ऐसे ही हम आने वाले लेक्चर्स में ITR 3 एंड ITR 6 दोनों फाइल करना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हम सीखने वाले हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन को, एक प्रोफेशनल को, ठीक है, कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। सर, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? सिंपल, टैली वगैरह मेंटेन करते हैं, टैली वगैरह पे हम लोग एंट्री करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो जो कैश बुक होती है, ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते थे, कॉमर्स में जो बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग हम लोग एंट्री करते थे, जर्नल एंट्री, फिर लेज़र बनाते थे, कैश बुक बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपके खर्चे हैं, उनके बिल, है ना, उनकी रिसीट, उनके वाउचर, जो आपके बड़े खर्चे कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल बिल, ठीक है, किसी को आप पैसा पे कर रहे हो तो पेमेंट की रिसीट, ये सारी चीज़ें किसी में कवर होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। कब? हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कब कब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नेसेसरी, कंपलसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है और आपकी इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, या फिर आपका जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसीट है, वो इक्वल टू या मोर देन है किससे? 25 लाख से ज़्यादा। कब? जो पिछले 3 प्रीवियस ईयर हैं उनमें से किसी भी एक प्रीवियस ईयर में, या तो सारे या पिछले 3 में से किन्हीं एक प्रीवियस ईयर में आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, या फिर अगर ये नहीं है लेकिन अगर आपका टर्नओवर है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको मेंटेन करना है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है। तो दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF की। उस केस में जैसे LLP या कोई कंपनी, सोसाइटी, कोई भी, मतलब इंडिविजुअल और HUF के अलावा जो भी हैं, उनके केस में अगर आपकी इनकम है 1,20,000 से ज़्यादा या टर्नओवर
इक्वल टू या मोर देन है किससे, 10 लाख से ज़्यादा। और यहाँ पर भी वही है, पिछले 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी एक प्रीवियस ईयर में अगर 1,20,000 से ज़्यादा है इनकम और सेल ज़्यादा है 10 लाख से, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी स्पेसिफाइड प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो अब उस केस में अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, 1.5 लाख 1,50,000 से ज़्यादा है, कब, जो पिछले 3 प्रीवियस ईयर गए हैं उन तीनों में, किसी एक की बात नहीं हो रही है, पिछले 3 प्रीवियस ईयर में, सारे प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 लाख 1,50,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स। सर अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन होते क्या हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी लीगल प्रोफेशनल में, ठीक है, लीगल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, या कोई इंजीनियरिंग या कोई आर्किटेक्चरल है, कोई अकाउंटेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हो, या कोई नोटिफाइड प्रोफेशन है, अगर आप इस लिस्ट से बिलोंग करते हो तो आप कर रहे हो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन, और अगर आपका है स्पेसिफिक प्रोफेशन तो आपके लिए है स्पेसिफिक कंडीशन। 1.5 लाख से ऊपर है आपका टर्नओवर, आपको मेंटेन करना है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा एक काम और आपको करना है, वो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने अभी देखा है कि टैक्स ऑडिट की जो बाकी बचे हुए प्रोविजंस और बुक्स ऑफ अकाउंट कब आपको मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए, ना समझ में आए रिवाइंड करिए, रिवाइज करिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। वहाँ भी अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आपको जवाब नहीं मिल पाएगा तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं उनका। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, और अगर वहाँ पर भी आपको लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी कॉल ना उठे, ना पिक हो पाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 100% क्वेरीज का मैं जवाब देता हूँ। जो भी कोर्स, चाहे वो बुक जो कंप्लीट हो चुका है जीएसटी का कोर्स, ये जो इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है, या फिर अपने करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।